नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया। इसका टॉपिक नंबर 7 है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें टॉपिक नंबर 2 आता है पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वलिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब मोटा मोटी जैसे 3 शब्द हैं, पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वलिटीज़। क्या मतलब है? पहला तो गरीबी, डेप्रीवेशन मतलब अभाव, कि लोगों को चीज़ें जो ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है मिल नहीं पा रही। और इनइक्वलिटी मतलब कि असमानता, कि कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरह जो होता है। तो भारत में ये तीनों चीज़ें बहुत आम है, आपने देखा होगा आसपास। गरीबी, अभाव, असमानता आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो भारत के समाज के लिए बहुत ही, और ये सारी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो बहुत ये सारी ये सामाजिक समस्याएं हैं भारत के समाज के लिए। Poverty is a multi-dimensional social phenomena that extend beyond economics to economic encompass physical, mental and social development barriers। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब अब पॉवर्टी आती तो इकोनॉमिक्स से ही है, पैसे के अभाव से आती है। पर पैसा आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं। लेकिन फिर इससे क्या है, इसका असर और चीज़ों में पड़ता है, जैसे कि आपके फिजिकल मतलब आपके कैसी लाइफ है, मेंटल स्टेट पे फर्क पड़ता है, और आपके सोशल डेवलपमेंट पे। फिजिकल भाई, जैसे आपको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं है तो शरीर आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज पे आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, बीमारी हो सकती है, जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। मेंटल में ये है कि आपको हर जगह स्टिग्मा फेस करना पड़ेगा। भाई लोगों का पैसा है, आपके पास नहीं है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे कि यार मैं गरीब हूँ, या कोई चीज़ चाहिए वो आप खरीद नहीं सकते। साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि आपका उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। सोशल डेवलपमेंट के लिए जैसे मान लीजिए अच्छे एजुकेशन चाहिए, वो नहीं मिल सकती बिना पैसे के। तो पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारे काम होते हैं, तो वो ना हो तो फिर क्या है ना, आपका हर तरह का जो विकास है वो रुक जाएगा। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है पॉवर्टी। द कंडीशन रिप्रेजेंट्स एन एक्सट्रीमली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट फंडामेंटली रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल ग्रोथ एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही लो हो जाता है पैसे के भाव में, वो तो जाहिर सी बात है। अब गरीबी में तो क्या है, खाने की कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, या और भी जैसे कोई अच्छा रहने के लिए अच्छा कोई मकान हो, ये सब तो सेकंड बाद में आती है। पहले रोटी नहीं मिल पाती, गरीबी हालत, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में आप जाके देखिए गरीबियों की क्या हालत है। इवन अर्बन स्लम्स में अब आप देखिए कितनी ख़राब हालत में लोग रहते हैं। अर्ली ह्यूमन सोसाइटी एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी प्राइमरली ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अर्ली जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है वहाँ पे गरीबी होती थी, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज उन पर डिपेंडेंस ज़्यादा थी। जैसे एग्रीकरियन सोसाइटी होती थी मेनली, तो एग्रीकरियन सोसाइटी में सबसे जैसे एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। और पानी फिर आपका सारा आएगा कहाँ से? रेन से। अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो गरीबी आ जाएगी। इन मॉडर्न सोसाइटीज पोवर्टी सोशली जनरेटेड रेदर देन नेचुरली अकरिंग स्टेमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। तो मॉडर्न सोसाइटी में पोवर्टी कैसी है? सोशली जनरेटेड, मतलब कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे गरीबी बनती है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब जैसे क्या? जैसे मान लीजिए मार्क्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम क्लास स्ट्रक्चर, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। तो मान लीजिए जो ओनर्स हैं ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास सारा पैसा है, और जो लेबर क्लास है, सर्विस क्लास हैं, वो गरीब हैं। तो समाज का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो अमीर हैं वो और अमीर हैं, गरीब हैं वो और गरीब गरीब हैं। तो हमारा जो सोशली जनरेटेड जो आज का मतलब सोशल स्ट्रक्चर जो है, उससे फिर गरीबी आजकल डिफाइन हो रही है। कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी इज लिंक टू सिस्टमेटिक डिस्पैरिटीज विद इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आजकल जो गरीबी है वो क्या है? आपकी सिस्टमेटिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल, इन सब से वो है। तो सिस्टम आपका कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसी है देश की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मान लीजिए भारत हमारा क्या, एक वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ तो फिर भी क्या, गरीबों की देख रेख की जाती है। सरकार फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, फ्री में राशन भी देती है, यहाँ यहाँ तक कि। लेकिन जैसे आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका क्या है, प्योरली कैपिटलिस्ट स्टेट है। तो कैपिटलिस्ट स्टेट में क्या होता है, सरकार कोई मतलब नहीं होता गरीबों से। आप वहाँ पे कोई राशन वाशन जैसे फ्री नहीं देते। ठीक है, बस इतना ज़रूर होता है कि वो थोड़ा एक एम्प्लॉयमेंट वो ज़रूर मिलता है, आपको भत्ता मिलता है अगर आप थोड़े दिन के लिए अनएम्प्लॉयड रह गए तो। उसके अलावा जैसे मेडिकल हो गया, हर चीज़ वहाँ पे पैसे से होती है। तो इसलिए ये आपके जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उससे भी आपकी गरीबी के हालात पता पड़ते हैं। इन इंडिया स्पेसिफिकली पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड इनइक्वालिटी फॉर्म इंटरकनेक्टेड रियलिटी। सारे इंटरकनेक्टेड है भाई। पॉवर्टी से डेप्रीवेशन आएगा, डेप्रीवेशन से फिर इनइक्वालिटी आएगी, दैट हैव persisted across ancient, medieval, colonial and post independence period shaped by both historical process and current policy। अब जैसे ये कह रहे हैं कि शुरू से ही भारत में ये सब चीज़ें रही। जैसे एंशियंट इंडिया में ये क्यों था? बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये भी क्या आ गया, समाज का सोशल स्ट्रक्चर, उस पर डिपेंडेंसी आ गई। मेडिवल इंडिया में क्यों था? मेडिवल इंडिया में था कि बाहर से इन्वेजन्स हुई थी, इस्लामिक इन्वेजन्स हुई थी मेनली। तो वहाँ पे क्या, इंडिया जैसे भाई ब्रिटिशर्स के अंडर तो हम थे ही गुलाम, लेकिन
मेडिवल इंडिया में जितने इस्लामिक इन्वेशंस थी उनमें भी बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इन्वेडर्स होते थे यहाँ से पैसा लूट के ले जाते थे, तो फिर गरीबी आती थी। उसके बाद कॉलोनियल में तो ब्रिटिशर्स ने पूरा बुरा हाल हमारा कर ही रखा था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, इस तरह की चीज़ों ने गरीबी और बढ़ाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी देख लेते हैं। पॉवर्टी इज अ मल्टी फेसेटेड फिनोमिना दैट गोज फार बियॉन्ड द मेयर लैक ऑफ इनकम। इट encompasses इकोनॉमिक, social, political, and cultural deprivation that interact to exclude individuals and groups from a लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो पॉवर्टी का एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। खाली ये नहीं कि सिर्फ पैसा नहीं है इस मतलब गरीबी को आप यही बोल रहे हैं पैसा नहीं होना ही गरीबी है, और चीज़ें आपकी सारी मतलब जैसे ख़त्म हो जाती हैं। आपको इकोनॉमिकली आप डिप्राइव हो जाते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली। जैसे मैंने बात की ना, आप सोशली आप लोगों से मिल नहीं सकते, पैसा नहीं है तो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, अच्छी हेल्थ केयर नहीं ले सकते। तो आपकी जो एक लाइफ की डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी सारी ख़त्म हो जाती हैं पैसे के अभाव में। भाई डिग्निटी क्यों है? भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको मतलब अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, लोगों से आप सरकार से फ्री में राशन लेना पड़ रहा है, तो कि ह्यूमन डिग्निटी होती है ना भाई, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, गरीब होते हैं तो। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, तो लाइफ में मतलब और चीज़ आपका वो सब मतलब सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। The concept of artificial poverty, as articulated by P.C. Joshi in 1986, emphasizes that poverty is not just a natural or inevitable state, but is often created and sustained by societal structures and systems. ठीक है, तो हमने देख लिया कि poverty क्या है, artificial poverty रहती है मॉडर्न वर्ल्ड में। आर्टिफिशियल पॉवर्टी कैसे, सोशल स्ट्रक्चर्स के, समाज का ढांचा कैसा है। जैसे आज हमारा समाज मोर और लेस हर जगह कैपिटलिज्म चल रहा है। तो कैपिटलिज्म में क्या है, जिसके पास पैसा, कहते हैं ना पैसे से पैसा बनता है, जिसके पास पैसा है वो और पैसा बनाता है, जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। तो ये समाज का स्ट्रक्चर जो इस तरह का बन गया है, इससे क्या है, आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। ये कोई नेचुरल या इनएविटेबल नहीं है क्या, मतलब नेचुरल मतलब गरीब होते हैं लोग, और इनएविटेबल मतलब होंगे ही होंगे। ये एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है और सिस्टम की वजह से, कि सिस्टम इस तरह का है आज का मॉडर्न वर्ल्ड का कैपिटलिज्म में, कि जिसके पास मतलब एक बार आप गरीब हो गए तो दोबारा गरीबी से ऊपर अमीरी में आना बहुत मुश्किल है, मतलब या नॉर्मल होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। अगर मान लीजिए आप गरीब हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो उनको अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, ना ही उनको अच्छे जॉब मिलेंगे, ना ही वो कोई बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये विशियस साइकिल है। ठीक है, गरीबी से गरीबी आती है और अमीरी से अब गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है, इंक्लूडिंग पावर रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। Multidimensional nature of poverty. Poverty includes deprivation of resources, opportunities, and agency, affecting access to food, housing, health care, and education. ठीक है, तो पॉवर्टी में क्या होता है, डिप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज का अभाव रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव हो जाता है। एजेंसी मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहते। भाई पैसा तो नहीं है तो कैसे मर्जी के मालिक रहेंगे। खाने का अभाव रहता है, हाउसिंग नहीं मिलती आपको, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मतलब आप देख लीजिए ना अपने आसपास, पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, फिर बात ही खत्म। इट मैनिफेस्ट नॉट ओनली एज इकोनॉमिक हार्डशिप बट ऑल्सो एज सोशल एक्सक्लूजन, पावरलेसनेस एंड लैक ऑफ वॉइस एंड पार्टिसिपेशन एंड डिमिनिश कल्चरल एंड कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही, भाई पैसा, गरीबी नहीं है तो पैसा, हाँ गरीब है तो पैसा नहीं है, मतलब फिर आपको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, घर भी आपका अच्छा नहीं होगा, हेल्थ केयर भी नहीं है, लेकिन ये सब तो है। उसके साथ साथ आपका सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा। भाई पैसे नहीं है तो लोग आपको अपने जैसे रिश्तेदार वगैरह आपको अपने साथ नहीं बिठाएंगे, अरे ये तो गरीब है, ये तो अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता, शादियों में नहीं बुलाएंगे लोग आपको, आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। पावरलेसनेस फील होती है, भाई पावरलेस तो हुई आप पैसा ही नहीं है आपके पास, आप लोगों से उधार मांग रहे हो, आप सरकार से फ्री में राशन ले रहे हो। लैक ऑफ वॉइस एंड पार्टिसिपेशन, डिमिनिश कल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ, कल्चरल एंड कम्युनिटी लाइफ भी आपकी खत्म हो जाती है। भाई कम्युनिटी और कल्चर लाइफ कब जीता है, जब आदमी, जब उसके पास पैसा होता है। मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, जब आपके पास पैसा है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, वरना आप कहाँ आप लोगों अपने दोस्तों के साथ मिलने जब जाएंगे जब आपका पैसा है, फिल्म देखने जा रहे हैं, कहीं करने, आपका पैसा नहीं, आप अपने घर में बैठेंगे चुपचाप, तो आपकी कल्चरल कम्युनिटी लाइफ भी इफेक्ट होती है। Social, political, and cultural factors like caste-based exclusion, illiteracy, dominated by powerful groups, interact to enforce the persistence of poverty. तो सामाजिक, सोशल हो गया, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल फैक्टर्स, ये सब मिलके, और साथ ही साथ कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन, ये और गरीब, ये अपनी अनपढ़ता, अशिक्षा, इलिटरेसी, ये सब क्या है, बढ़ाते हैं गरीबी को। साथ ही साथ पावरफुल ग्रुप्स क्या डोमिनेट करते हैं,
तो जैसे मान लीजिए कहीं अपर कास्ट किसी गांव में ज़्यादा पावरफुल है, वो लोअर कास्ट को पढ़ने नहीं दे रहा या उनको और कोई काम धंधा नहीं करने दे रहा, तो फिर वहाँ पे उनको क्या है, गरीबी आ जाएगी लोअर कास्ट में। आर्टिफिशियल पॉवर्टी का कंसेप्ट हमने देख लिया। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल पॉवर्टी चैलेंज द आइडिया दैट पॉवर्टी इज सोनली कॉज बाय नेचुरल स्कैरसिटी और इंडिविजुअल फेलियर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पॉवर्टी में क्या, पॉवर्टी जो है नेचुरल नहीं है कि यार प्राकृतिक रूप से ही लोग गरीब हैं, मतलब गरीब इनको होना ही था। कैसी है, आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से गरीबी है। जोशी आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय existing social, economic and political structures, meaning that changes in these structures could alleviate or even abolish much of what is considered poverty। ठीक है, तो आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जिस तरह के हैं, समाज आपका कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं देश में, पॉलिटिक्स कैसी है, इन सब से आपकी जो गरीबी है वो डिफाइन होती है। अगर इन सब में चेंजेस ले आएंगे तो गरीबी कम हो सकती है। एग्जाम्पल इंक्लूड एंट्रेंस कास्ट हायरार्की, जैसे अब सोशल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है कास्ट हायरार्की, तो भारत में कास्ट सिस्टम है, तो लोअर कास्ट जो होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आज के ज़माने में तो क्या, जैसे रिजर्वेशन से अफर्मेटिव एक्शन है, तो लोअर कास्ट के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गरीबी से बाहर निकलने के, लेकिन जैसे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मतलब जनरेशन्स तक लोअर कास्ट क्या है, गरीबी में रहते थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इलिटरेसी, इनसफिशियंट हेल्थ केयर, विच टुगेदर क्रिएट परपेचुएट डिप्रेशन बियॉन्ड मेयर इनकम पॉवर्टी। ठीक है, तो इलिटरेसी, अशिक्षा है, हेल्थ केयर के एक्सेस नहीं है, तो हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं होगा तो और गरीबी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो आप मतलब उसका इलाज कराने के लिए आपको फिर पैसा उधार लेना पड़ेगा, या फिर जैसे घर का अर्निंग मेंबर है वो बीमार पड़ गया और मर गया तो फिर घर में और गरीबी आ जाएगी। अशिक्षा से गरीबी आती है क्योंकि आप बेटर एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। Structural and political dimensions. Poverty is a product of unequal distribution of resources and opportunities shaped by institutions, policies and collective choices। ठीक है, तो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा, जैसे अमीर, जैसे अब इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, मान लीजिए प्रीमियर अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे स्कूल हैं, तो वहाँ पे कौन पैसा फीस ज़्यादा होती है, तो अमीरों के बच्चे ही जाएंगे, गरीबों के नहीं जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिलेगी। पॉलिसीज़ कैसी हैं सरकार की, इन सब से पॉवर्टी में फ़र्क पड़ता है। सॉल्यूशन देयरफॉर रिक्वायर्स मोर देन जस्ट इनकम सपोर्ट। खाली पैसा देने से बात नहीं बनेगी, डिमांड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन, improving access to education and healthcare, dismantling discriminatory practices, empowering marginalized communities। ठीक है, दे डिमांड सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन, इस सिस्टम में जो ऐसे पूरा जाके बदलाव करना पड़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाके गरीबी से हम निपट सकते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल सेफ्टी नेट्स कैन हेल्प, बट लॉन्ग टर्म चेंज हिंजेस और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस ये कि एक पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़ेगा, और इसमें वही बात है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हेल्थ केयर से होती है, क्योंकि एक तो बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद इलाज के पैसे नहीं होते, तो फिर उधार लेके और गरीबी में फंस जाते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन का एक्सेस नहीं होता, तो क्या अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो फिर बाद में आगे चल के वो है कि अच्छे जॉब नहीं मिलते, तो फिर गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, फिर लेबर क्लास की जॉब करने पड़ते हैं। अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, न्यूट्रिशनल अप्रोच, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। द न्यूट्रिशनल एब्सोल्यूट अप्रोच टू पॉवर्टी used in developing countries like India defines poverty based on whether individuals can afford a minimum recommended calorie intake offset to 2250 कैलोरीज पर डे। मतलब क्या है, न्यूट्रिशन, यहाँ पे आ गई खाने की बात, फूड। अब फूड नहीं क्या खा रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं, जैसे कैलोरीज आती है ना हमारे खाने में, बोलते हैं ना ये, जैसे एक रोटी में इतनी कैलोरीज होती हैं, तो ऐसा ही क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी को पर डे एक सर्टेन कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है 2250, एक एडल्ट जो होता है, ह्यूमन एडल्ट। अब ये क्या ना, डिफरेंट होता है आपकी एज और हाइट के हिसाब से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सबके लिए, मतलब किसी का भाई कोई आपकी हाइट कम है, वेट कम है, तो हो सकता है आपका 2000 हो जाए, 2000 कैलोरीज, या आपकी हाइट और वेट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 2500 हो जाए, लेकिन एवरेज अगर निकालें तो 2250 होता है। तो अगर आप दिन में इतना खाना अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको 2250 कैलोरीज मिल जाएं, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर इतना भी आप खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे या नहीं खा पा रहे कि आपको 2250 कैलोरीज मिला है, तो आप गरीब हैं। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशनल अप्रोच। इन इंडिया दिस कैलोरी नॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दांडेकर एंड राठीन 1971, हु सेट पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट डेली इनटेक ऑफ 2250 कैलोरीज। ठीक है, तो दांडेकर और राठी ने 1971 में ये पॉवर्टी लाइन सेट की थी। तो मतलब आपको वही है कि दिन में अगर 2250 कैलोरीज के लायक खाना खा सकते हैं खरीद के, या जहाँ से भी आपको मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशनल अप्रोच। इन इंडिया दिस कैलोरी नॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दांडेकर एंड राठीन 1971, हु सेट पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट डेली इनटेक ऑफ 2250 कैलोरीज। ठीक है, तो दांडेकर और राठी ने 1971 में ये पॉवर्टी लाइन सेट की थी। तो मतलब आपको वही है कि दिन में अगर 2250 कैलोरीज के
द पोवर्टी लाइन, अब देखिए ना ये कितना वो है। मान लीजिए कोई लेबरर या कोई लेबर क्लास का आदमी है, वो सिर्फ दिहाड़ी पे मजदूरी करके खाना खा लेता है, तो अब वो क्या गरीब नहीं है? वो गरीब है। लेकिन हमारे देश में क्या गरीबी इतनी व्यापक है कि सिर्फ खाना खाना ही एक गरीबी का हो गया। अगर खाना नहीं मिल रहा तो फिर आप गरीब हैं, और खाना मिल रहा है 2250 कैलोरी मिल रही तो आप गरीब नहीं हैं। द poverty line is often defined by calculating the minimum expenditure needed for individual to afford a standard calorie intake of 2250 कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो इसमें जब खाना आप खाएंगे ना 2250 कैलोरीज के लिए, ये मिनिमम एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं तो 5 स्टार होटल में जाके खाऊंगा 2250 कैलोरीज, तो वो तो फिर बिल 10,000 रुपये का आएगा वहाँ पे। भाई जैसे भी, मतलब जैसे एक रोटी सब्जी दाल जो भी होता है, ये मिनिमम जो सबसे सस्ता खाना होता है, उससे अगर आप 2250 मतलब उस खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं और 2250 कैलोरीज मिल रही हैं, तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। In India, official norms have used ranges between 2100 एंड 2400 कैलोरीज पर डे फॉर अर्बन एंड रूरल रीजन्स। ठीक है, तो अर्बन लोगों के लिए 2100 और रूरल के लिए 2400, क्योंकि रूरल एरियाज में जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्या ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। अर्बन एरियाज़ में थोड़ा क्या इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा होता है, मेंटल काम ज़्यादा होता है। जैसे आप जो ऑफिस वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो उतनी फिजिकल इंटेंसिव लाइफ नहीं है। रिफ्लेक्टेड इन कमिटीज़ लाइक अलाग, लकदावाला, तेंदुलकर एंड रंगराजन। ये सारी कमिटीज़ इसीलिए बनी थी, विच इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी एंड सर्वे मेथड्स। द कैलोरी बेस्ड अप्रोच कंसिडर्स इनटेक ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स बट फोकसेज मेनली ऑन एनर्जी नीड्स फॉर फिजिकल एंड वर्क एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट वगैरह भी चाहिए होते हैं, उन पर भी फोकस करता है, लेकिन जो थ्रेश होल्ड है या जो मेन मुद्दे की बात है, बॉटम लाइन है, वो है 2250 कैलोरीज। दोज अनेबल टू मीट दिस एक्सपेंडिचर थ्रेशोल्ड क्लासिफाइड एज पुअर। ठीक है, तो जो 2250 कैलोरीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो गरीब हैं, मेकिंग द अप्रोच क्वांटिटेटिव एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अब रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच देख लेते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। द रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच वाइडली अडॉप्टेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जैसे यूएसए हो गई, आपकी यूरोप हो गया, वहाँ पे होती है। डिफाइंस पॉवर्टी एज एक्सक्लूजन फ्रॉम द एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू मेजोरिटी इन सोसाइटी। मतलब आपके जो मेजोरिटी सोसाइटी है, ज़्यादातर लोग जो हैं समाज में, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मतलब मान लीजिए अमेरिका की बात कर ले भाई, मेजोरिटी लाइफस्टाइल अच्छी, बढ़िया घर है, सबके पास बढ़िया गाड़ी है, अच्छी हेल्थ केयर सुविधा है और अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर आप वो लिविंग स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर आप गरीब हैं। इसको बोलेंगे हम रिलेटिव डिप्रेशन। मतलब आपके पास ना गाड़ी है ना घर है, आप तो मतलब घर है तो बहुत ही छोटा, एक कमरे का घर किराए का है, और गाड़ी तो है ही नहीं, आप पैदल चलते हैं, पब्लिक बस में चलते हैं, और खाना भी ऐसे ही खा लेते हैं, और कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप रिलेटिवली क्या है, पुअर हैं, रिलेटिव पॉवर्टी है, क्योंकि आप जो समाज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे नीचे आ रहे हैं। अनलाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी विच फोकसेज ऑन मिनिमम फिजिकल नीड सच एज फूड सफिशिएंसी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम देखा था 2250 कैलोरी, फूड की बात है, कैलोरी की बात है। यहाँ पे क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी में इनइक्वलिटी की बात है, कि बाकी जो मेजोरिटी समाज है उससे आप नीचे आ रहे हैं, उससे आप इनइक्वल हैं। हाउ इंडिविजुअल्स आर ग्रुप फेयर इन रिलेशन टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ। एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप नीचे आ रहे हैं, तो आप फिर रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हैं। Co-respect poverty is measured not just by access to basic necessity but by one's standard of living। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेन चीज़ है, और वो भी मेजोरिटी सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके बराबर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। अगर उससे नीचे आ रहा है तो फिर आप रिलेटिव पॉवर्टी में आ रहे हैं, कंपेयर टू व्हाट इज टिपिकल और एवरेज विद इन अ सोसाइटी। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट डिप्रीवेशन इज रिलेटिव। पीपल कैन फील पुअर और एक्सक्लूडेड इफ दे लैक द रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन दैट आर नॉर्मल फॉर अदर्स इन कम्युनिटी, इवन बेसिक सर्वाइवल नीड्स। मान लीजिए जैसे आप कोई ग्रामीण एरिया में रहते हैं, आप ग्रामीण एरिया से मान लीजिए शहर में आए पढ़ने के लिए। गांव में तो अच्छा था आपके पास भाई, पैसा वैसा था, सबके जितने भी आपके दोस्त थे सबके बराबर थे। लेकिन शहर में आपने देखा, शहर में तो लोग कार चला रहे हैं, महंगे महंगे फ़ोन रख रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपको गरीबी फील होएगी। क्यों? क्योंकि जो शहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे आप नीचे आ गए। गांव के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप बराबर थे, तो वहाँ पे आपको गरीबी फील नहीं हो रही थी। लेकिन शहर आके आपको क्या फील होने लग गया, रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि भाई शहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गांव के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हाइयर है, उसको आप मैच नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको रिलेटिव डिप्रिवेशन आएगा। डिप्रेशन रिलेटिव, दूसरों से कंपेयर करके जब हम देखते हैं तो फिर वो रिलेटिव पॉवर्टी या रिलेटिव डिप्रिवेशन हो जाता है। इट emphasizes social exclusion, lack of access to opportunities and limited participation in social, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा आपका। जब आप भाई लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच नहीं कर पाएंगे, तो आपको लोग बुलाएंगे नहीं, आप या खुद ही नहीं जाएंगे। यार क्या मतलब, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में दोस्त हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे 500 रुपये की टिकट है, आपके पास इतना है ही नहीं अफोर्ड करने के लिए, तो आप सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा हमारा।
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी आपको, भाई एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, वो सब महंगी है तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में भी पार्टिसिपेंट लिमिटेड रह जाएगा। अब पोवर्टी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, आजकल क्या हालत चल रहे हैं इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, पोवर्टी प्रिडोमिनेट्स अफेक्ट लैंडलेस, किन किन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज सबसे ज़्यादा गरीब हैं, कौन कौन से भारत में? एक तो क्या, लैंडलेस रूरल पुअर्स, रूरल लेबरर्स, जो गरीब ग्रामीण मतलब गांव के एरियाज में जो लेबर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस। स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस वही होते हैं जो अपने ये छोटे मोटे काम करते हैं ना, जैसे कोई मटके बनाता है, कोई हाथ से कोई कुछ बना रहा है, इस तरह के हैंडीक्राफ्ट वगैरह बना रहा है, या फिर कोई खाती का लकड़ी का काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं, बहुत ही छोटा मोटा। अर्बन स्लम डेवलपर्स, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, मैनी ऑफ whom आर, अब ये सब तो सेक्शंस हो गए, लेकिन ये सब तो लोग हो गए जैसे प्रोफेशनल, उससे कि कोई इन कामों को करने वाले लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, लेकिन समाज के किस सेक्शन से आते हैं, तो ज़्यादातर होते हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। Despite marked progress, these groups continue to struggle with low literacy, ill health, unemployment, negligible assets and सब ह्यूमन कंडीशंस, हाउसिंग कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती हैं। लिटरेसी बहुत कम होती है, हेल्थ केयर अच्छी नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, एसेट्स कुछ होते नहीं हैं, और सब ह्यूमन हाउसिंग हाउसिंग कंडीशन बहुत ख़राब होती हैं। रूरल पुअर, द रूरल पुअर मेनली इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, तो जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्कर्स जो होते हैं, ज़्यादातर गाँव के एरियाज़ में होता है ना, पुअर होते हैं। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ये हमने देख लिया है। मोस्ट बिलोंग टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, SC, STs एंड OBCs। कॉमन इशूज आर लैक ऑफ प्रोडक्टिव लैंड, मिनिमल ओनरशिप ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड पुअर एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो वही है, लैंड नहीं होती है, फिजिकल एसेट्स कुछ नहीं है, जैसे कोई घर हो गया या कोई ज़मीन हो गई या कोई और चीज़ हो गई, कोई ज्वेलरी वगैरह हो गई, और क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर का कोई भी एक्सेस नहीं है। अब अर्बन पुअर कैसे होते हैं? अर्बन पॉवर्टी इज कंसंट्रेटेड इन स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। स्लम्स जो होते हैं झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ सारे आपको शहरों में गरीब मिल जाएंगे, और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी वो कि जहाँ पे इलीगल कब्जा करके लोग मकान बना लेते हैं ना अपने, या मकान क्या ऐसे ही मतलब टेंट वेंट लगा के रहने लग गए, फिर सरकार की कई बार कार्रवाई होती है तो फिर वो बुलडोजर आता है उनको हटाते हैं। वेयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर्स एंड बैगर्स लिव। ठीक है, तो वही लेबर क्लास हो गई, रिक्शा चलाने वाले, सड़कों पे जैसे होता है ना कुछ बेचने वाले, भिखारी वगैरह, ये सब फिर वहाँ पे रहते हैं। दीज ग्रुप्स फेस इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, हजार्डियस वर्किंग कंडीशंस एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, तो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, महीने भर काम मिला, फिर 2 महीने नहीं मिला, फिर मिल गया, इस तरह का काम रहा। अब जैसे कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है, मान लीजिए किसी ढाबे में काम करता था वेटर का, भगा दिया ढाबे वाले ने, फिर कहीं कहीं किसी गैराज में मैकेनिक के साथ वो हेल्पर लग गया, बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। हज़ार्डियस बस की कंडीशंस होती हैं, कोई सेफ्टी वगैरह का वो नहीं होता। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के क्या आंकड़े हैं भारत में? इन 1960s एस्टिमेट्स प्लेस द नंबर ऑफ पुअर अराउंड 131 मिलियन, इतने पुअर थे भारत में, विच इंक्रीज्ड to about 273 million in 1980s, reflecting population growth and the persistence of poverty despite some economic progress। ठीक है, तो ये हाल है, मतलब 60s में 131 मिलियन, फिर 80s में 273, मतलब ऊपर ही जा रही है गरीबी, पॉवर्टी की जो एक तरह से रेट है। In 1993-94, approximately 50% of rural and 31.8% of urban Indians were identified as poor by official poverty line, highlighting especially severe रूरल डिप्रीवेशन। बाय 2011-12 तेंदुलकर कमेटी रिवाइज्ड पोवर्टी मेजरमेंट्स मेथड्स, फाइंडिंग 25.7 ऑफ रूरल एंड 13.7 ऑफ अर्बन इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन। ये सब आंकड़े थोड़े मतलब याद रह जाएं तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन बट कंटिन्यूइंग कंसर्न्स फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। अकॉर्डिंग टू मोर रिसेंट डेटा, पोवर्टी हेड काउंट रेशोज हैव फर्दर फॉलन विथ प्रोविजनल 2022-23 एस्टिमेट सजेस्टिंग रूरल पॉवर्टी अराउंड 3 से 5%, तेंदुलकर लाइन, ऑल दो द रंगराजन लाइन में फाइंड हायर फिगर्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है तेंदुलकर की और रंगराजन की, हम आगे देखेंगे, ये कमिटीज़ हैं, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए बनाई गई हैं, तो इनको अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े आंकड़े हैं, इनको याद दो चार तो थोड़े रखिए। क्या मतलब मोटा मोटी ये पता होना चाहिए पॉवर्टी भारत में बढ़ रही है कि घट रही है, क्या ट्रेंड क्या है, ये थोड़ा दिमाग में रहना, तब भी आंसर लिख पाएंगे फिर आप। persistent inequality, although poverty ratios have sharply declined, तो
पॉवर्टी के रेशो मतलब कम हो रहा है, संख्या जो गरीबों की जैसे होता है ना, इतने थे उतने हो गए। जैसे अर्बन एरियाज़ में देख लीजिए, 31.8% जो थे अर्बन इंडियंस वर आइडेंटिफाइड एज पुअर, उसके बाद 13.7 ही रह गए 2011-12 तक। 93-94 से 2011-12 तक ये फ़र्क आया। और गांव में 50% वो थे, और अब गांव में फिर 25% रह गए। तो गरीबी की जो रेट है, रेशोज़ कम हो रहे हैं। ऑल्दो poverty ratios have sharply declined, India continues to face persistent inequalities in income, consumption and access to resources. तो आंकड़े तो कम हो रहे हैं भाई, करीबों जैसे जो भी आपका रेशोज वगैरह निकाल रहे हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन इनइक्वलिटी इन इनकम, कंजम्पशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज आज भी उतना ही है। मतलब लोगों का अभाव उतना ही है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका भी असर पड़ता है कि भाई इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होता, महंगाई भी उतनी बढ़ गई। Improvements in living standard have not removed disparities between different population groups, especially along lines of caste, region and urban rural divide। ठीक है, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स में अगर इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उससे भी क्या है, डिस्पैरिटी जो है, इनइक्वलिटी है लोगों के बीच में, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में, या अर्बन और रूरल एरियाज में अभी भी वैसी की वैसी है। ऑनगोइंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज फाउंड इन हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्पेशली होंगे STA। तो हमने देखा ही बार बार कि जो SC ST एंड OBCs हैं, बेसिकली जो लोअर कास्ट में आप जिनको बोल सकते हैं, तो वो ज़्यादातर गरीबी की है उसमें दिखेंगे आपको। तो उनकी जैसे हाउसिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब में ही वो मतलब गरीबी के मतलब सारी उनकी जो सुविधाएं अच्छी नहीं रहती। डायमेंशंस ऑफ डेप्रिवेशन एंड इक्वलिटी। द डायमेंशंस ऑफ डेप्रिवेशन एंड इक्वलिटी इन इंडिया आर स्टार्कली कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन पैटर्न्स, एसेट्स, इलिटरेसी एंड हेल्थ एक्सेस। ठीक है, तो डेप्रिवेशन क्या होता है, अभाव होता है। इनइक्वलिटी होती है असमानता। तो गरीबी से अभाव आता है, अभाव से फिर असमानता आती है, इंटरकनेक्टेड है। तो अब कैसे होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वेल्थ जो है वो, मतलब जैसे अमीर अमीर बहुत थोड़े से हैं भारत में, लेकिन उनके पास भारत की बहुत सारी जितनी भी वेल्थ है सब ज़्यादातर उनके पास है। गरीब बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका पैसा नहीं है। कंजम्पशन पैटर्न्स मतलब कुछ ही परसेंट, जैसे मिडिल क्लास और अपर क्लास ही सारा कुछ कंज्यूम कर रही है, जैसे गाड़ियाँ खरीदना, लैपटॉप, मोबाइल, जितनी भी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स होते हैं ज़्यादातर अपर क्लास और मिडिल क्लास खरीदती है। लोअर क्लास के पास कुछ भी पैसा नहीं है खरीदने के लिए। एसेट्स भी अपर क्लास और मिडिल क्लास के पास है। इलिटरेसी लोअर क्लास में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हेल्थ केयर एक्सेस भी लोअर क्लास को अच्छा नहीं मिल पाता। तो ये सब क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? डिप्रीवेशन और इनइक्वलिटी की वजह से। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, द टॉप 5% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड ओन अबाउट 26% ऑफ इनकम। देखिए अब टॉप 5% जो हैं अर्बन एरियाज़ में लोग, वो 26% जो इनकम है वो उनके पास जाती है। और बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन ओन अराउंड 7%। तो नीचे के जो 20% लोग हैं वो सिर्फ 7% इनकम उनके पास है। द रिचेस्ट 1% होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ नेशंस वेल्थ। बताइए, रिचेस्ट 1% जो लोग हैं उनके पास भारत की 40% जो वेल्थ है उनके पास है। इसमें सारे आपके आ गए अंबानी वगैरह, अडानी वगैरह जितने भी हैं। 40%, मतलब 1% के पास 40% है, तो बाकी फिर 99% के लिए तो 60% ही रह गई। द हाइएस्ट कंसंट्रेशन सिंस 1961, वाइल बॉटम 50% ओन बेयरली 6 पॉइंट। अब देखिए टॉप के 1% के पास 40% है, और नीचे के जो 50% है इनके पास कितना है, सिर्फ 6.4%। तो इसको बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। अमीरों के पास सब कुछ है, गरीबों का कुछ भी नहीं है। वेल्थ कंसंट्रेशन ही बोलते हैं इसको। वेल्थ इज हाईली कंसंट्रेटेड अमोंग एलाइट्स। ऊपर के लोगों के पास सब कुछ है, 1% का 40% है, और नीचे के 50% के पास सिर्फ 6.4% है। विद टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेज असेट्स राइजिंग ड्रामेटिकली फ्रॉम 1346 करोड़ इन 1960 टू 20,000 इन 85, और आज तो पता नहीं कितने ट्रिलियंस में है। कंजम्पशन पैटर्न्स, द रिच एंगेज इन लग्जरी कंजम्पशन वेयर एज पुअर हैव विटनेस डिक्लाइनिंग रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी कंज्यूम करते हैं भाई, आपकी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन, घर वगैरह होता है ना, जो भी होता है, घूमना फिरना, फॉरेन वैकेशन। गरीब जो है वो बेचारा बेसिक जो चीज़ें हैं खाने का वो जो होता है वो सब भी अफोर्ड नहीं कर पाता। द 1998-2000 अर्बन पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाज ₹529 कंपेयर टू ₹340 इन रूरल एरियाज, इंडिकेटिंग इक्वलिटी इन कंजम्पशन कैपेसिटी। देखिए ये अर्बन है, ये रूरल है, तो क्या है ना, रूरल अर्बन डिवाइड इसी से पता पड़ जाता है। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स लार्जली फेल्ड इन द 1970, 2% हाउस होल्ड्स ओन 23% ऑन कंसंट्रेटिंग रूरल एसेट्स। ठीक है,
तो लैंड रिफॉर्म्स भी ज़्यादा फेल हो गए। दो जैसे अब पैसे के मामले में देखा ना कि 1% के पास कितना है 40%, इसी तरह रूरल एरियाज में भी क्या है 2% हाउस होल्ड के पास क्या है 23% लैंड है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जिनके गांव में तो देखिए खेती होती है तो ज़मीन सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, तो जिनके पास ज़मीन होगी वही अमीर होंगे, तो मतलब 2% ही सबसे ज़्यादा अमीर है। अर्बन पुअर मेनली स्लम एंड पेमेंट डिलर्स हैव नेग्लिजिबल एसेट्स एंड इनसिक्योर इन हाउसिंग कंडीशन। ठीक है, तो भाई अब जो स्लम में रहते हैं उनके पास क्या ही एसेट होंगे, कुछ भी नहीं है उनके पास। वेल्थ एक्यूमुलेशन इज कंसंट्रेटेड अमॉन्ग अ टाइनी एलाइट वाइल पुअर रिमेन एसेट पुअर। ठीक है, तो टाइनी एलाइट जैसे होता है ना 1% के पास सिर्फ 40% है, तो जो एसेट्स होते हैं वेल्थ अक्यूमुलेशन सिर्फ टॉप के 1% या मतलब अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए ही है एसेट क्रिएशन। बाकी लोगों के पास कोई एसेट नहीं होता, उनका तो क्या है डेली हैंड टू माउथ होते हैं, बस जिंदगी चल जाए इतना ही बहुत है। Illiteracy in health. In 1981, overall illiteracy was 64%, 70% rural and 43% urban, limiting poor population's opportunities. ठीक है, health facilities remain inadequate और 55% of rural population lacked primary health centers, compounding deprivation. Deprivation in education and healthcare strongly reinforce cycle of poverty. ठीक है, तो भाई एजुकेशन और हेल्थ केयर का अभाव रहेगा तो क्या है गरीबी और बढ़ेगी। क्यों? हमने देखा एजुकेशन से क्या होता है, अच्छी एजुकेशन मिलेगी आपके बच्चों को तो अच्छी जॉब लेंगे तो गरीबी से ऊपर जा सकते हैं, अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आपके बच्चे, आप गरीब हैं तो बच्चे भी गरीब रहेंगे। हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं होगा तो ज़्यादातर पैसा आपका बीमारियों के इलाज में ही चला जाएगा। तो इसलिए इससे क्या है गरीबी और बढ़ती है, री इन्फोर्सेज साइकिल ऑफ पॉवर्टी। रीजनल डिस्पैरिटीज स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश continue to experience high level of poverty and deprivation. State like केरला, पंजाब reflect uneven development patterns. इसमें और भी जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, some parts of राजस्थान आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, पोवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, तो पोवर्टी को पता कैसे करें कि यार गरीब हैं कि नहीं है लोग, पता भी तो पड़ना पड़ेगा। जैसे वो हमने कैलोरी वाला देखा था, 2250 कैलोरी को अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो गरीब है वो, तो वो सब कैसे होता है। तो अर्ली एस्टिमेट्स पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नेहरू जी वॉज द फर्स्ट टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया थ्रू इज वर्क पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इनका आपने नाम सुना होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें ब्रेन ड्रेन थ्योरी के, वो सॉरी ब्रेन ड्रेन नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बहुत लिखी लिखी थी इन्होंने कि ब्रिटिशर जो है भारत की जो वेल्थ है उसको लेके जा रहे हैं, और इस किताब में थी वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया वेरी डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सबसिस्टेंट डाइट रेंजिंग फ्रॉम ₹16 टू ₹35 पर कैपिटा ईयर। मतलब कि अगर उस ज़माने में 1867 की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान 16 से 35 रुपये एक साल में कमा लेता है तो वो मतलब गरीब नहीं है, क्योंकि वो सबसिस्टेंट डाइट अफोर्ड कर सकता है। सबसिस्टेंट मतलब कि जिससे जीवन चल सके। The National Planning Committee in 1938 also formulated a poverty line based on minimum living standard with nutritional requirement implied. ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में थी नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो ये भी वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये भी वो सबसिस्टेंट डाइट के खाने के ऊपर ही थी और ये भी न्यूट्रिशन के ऊपर ही थी। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं, सिर्फ क्या है अगर आप इतना खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, वो वाली बात है। अब फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, कौन सी कमिटीज़ आई, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज़। अलाग कमेटी 1979 कंस्ट्रक्टेड पॉवर्टी लाइन्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़, अलग अलग बनाई, ग्रामीण एरियाओं के लिए अलग और अर्बन एरियाज़ के अलग, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये भी वही न्यूट्रिशन की बात करी यहाँ पे, खाने की बात, और स्पेसिफिकली वही कैलोरी इनटेक एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ओवर टाइम। द न्यूट्रिशन वेट लिंकिंग पॉवर्टी लाइन एबिलिटी टू मीट एनर्जी नीड्स, वही 2250 कैलोरी पर डे। ठीक है, तो वही रूरल के अलग है, क्योंकि जैसे हमने कहा रूरल में क्या है फिजिकल, थोड़ी लोगों की क्या है फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह होता है, अर्बन में उतना नहीं होता, तो इसलिए अलग अलग है। तो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एवरेज अगर निकालें तो 2250 कैलोरीज पर डे। उसके बाद लकड़ा वाला कमिटी 1993 में रिकमेंडेड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन कि हर स्टेट की अलग अलग हो, कैलकुलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक, तो ये भी वही कैलोरी पे ही बात हुई थी। अपडेटेड थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे दोनों। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और रूरल एरियाज में रहने वालों के लोगों के लिए जो कंजम्पशन के जो गुड्स हैं, बेसिक जो गुड्स होते हैं ना आपके, ये दाल चावल आटा फूड ग्रेन्स वगैरह, इनकी जो प्राइस है वो क्या है, तो उससे फिर आप निकाल सकते हैं कि वो भाई उनके लिए क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए पर डे कैलोरी वो उतनी 2250 अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू प्राइसेस। इट डिसकंटिन्यूड स्केलिंग पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। पहले क्या नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे होता था, उसको इन्होंने चेंज कर दिया।
उसके बाद तेंदुलकर कमेटी 2009 में, इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन टू इंक्लूड ब्रॉडर कंजम्पशन पैटर्न इनकॉर्पोरेटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिला। शिफ्ट क्या था, पहले तो कैलोरी पे बात होती थी, 2250 कैलोरीज पर डे। तो अब इन्होंने कहा कि खाली कैलोरी की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रॉडर कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे। इसमें हम एजुकेशन, हेल्थ केयर भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब भी क्या है, गरीबी को दर्शाते हैं। तो खाली ये, अब जैसे वही हमने बात की ना, मान लीजिए कोई बहुत ही छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई किसी कंस्ट्रक्शन में मजदूर है, अब वो भाई मजदूरों को कुछ तो पैसा मिलता ही है ना, खाना तो खा ही लेगा, तो 2250 कैलोरी तो अफोर्ड कर ही लेगा। लेकिन क्या वो गरीब नहीं है? वो तो गरीब है ही ना, वो कहाँ से उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी? नहीं मिलेगी। दिस कमिटी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया एंड यूज्ड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अलग अलग बनाते थे रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। यहाँ पे क्या गया, एक यूनिफॉर्म बना दी, भाई रूरल अर्बन जैसा बात खत्म कर दी, हम तो पूरे इंडिया के लिए एक ही बनाएंगे, यूनिफॉर्म। फॉर डाटा कलेक्शन बेटर कैप्चर कंजम्पशन ऑफ इन्फ्रिक्वेंट गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद रंगराजन कमेटी इन 2014, द रंगराजन कमेटी इन 2014 सेट हायर पॉवर्टी लाइन्स कंपेयर टू अर्लियर एस्टिमेट्स, एस्टेब्लिशिंग पॉवर्टी लाइन एट ₹972 पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड 1407 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग किया। जैसे तेंदुलकर कमेटी में तो एक बनाया था, इन्होंने अलग अलग बनाया, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। और यहाँ पे कैलोरी की बात नहीं करी, पैसे की बात करी गई। अगर महीने में हर आदमी गाँव के एरिया में 972 रुपये कमा लेता है तो वो अमीर नहीं है, मतलब गरीब नहीं है। और अगर अर्बन एरिया में 1407 रुपये पर महीना कमा लेता है एक आदमी, तो वो गरीब नहीं है। दिस ट्रांसलेट टू अप्रॉक्सीमेटली ₹32 पर डे इन रूरल एरियाज एंड 47 पर डे इन, मतलब वो अगर पूरे महीने के 972 या फिर पर डे की बात करें तो 32 रुपये, और पूरे महीने के 1407 या पर डे की बात करें तो 47। तो ये गरीबी का आंकड़ा हो गया। 47 रुपीज़ आप पर डे अगर कमा रहे हैं शहर में, तो आप गरीब नहीं हैं। द कमेटी ऑल्सो रिवर्टेड टू हैविंग सेपरेट रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी बास्केट्स। तो वही अलग अलग कर दिया, जैसे तेंदुलकर कमेटी में एक ही बनाया था, दोनों का इन्होंने अलग अलग किया। एट ऑल इंडिया लेवल टू डिवाइस स्टेट लेवल एस्टिमेट्स अनलाइक प्रीवियस अप्रोच दैट यूज सेम बास्केट फॉर बोथ। द रंगराजन कमेटी एस्टिमेट शोड अ हायर पॉवर्टी रेट अबाउट 29.5% इन 2011-12 कंपेयर टू तेंदुलकर कमेटी लोअर एस्टिमेट। तो इन्होंने क्या है ना, मैंने वो चेंज करे मैकेनिज्म। ये क्या थी, इसमें जैसे ब्रॉडर था एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर था, प्लस क्या था, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, रूरल और अर्बन मिक्स करके बनाया था। तो इनका जो कैलकुलेट करने का तरीका था वो अलग था, इनका अलग था। तो इनके हिसाब से तो सिर्फ 21.9% गरीबी आई थी, लेकिन जब इन्होंने कैलकुलेट किया रंगराजन ने, तो इनके हिसाब से आई 29.5%, क्योंकि दोनों के क्या मैकेनिज्म अलग थे कैलकुलेट करने के। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या मेजर प्रोग्राम्स किए हैं, तो ये हम ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इनका बस एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, तो वही है कि गांव का विकास करने के लिए, जिसमें सारे क्या होता है ना, हर तरह का हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो इसमें वही है कि रोज़गार दिया जाए गाँव में। फिर जवाहर रोज़गार योजना, ये भी वही एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक तो स्किल सिखाए जाए यहाँ पे, जिससे कि वो खुद का कोई काम शुरू कर सकें, या फिर उसके अलावा कुछ पैसा लोन दे दिया जाए जिससे वो कोई धंधा शुरू कर सके अपना। अंत्योदय योजना, फूड फॉर वर्क, काम करिए और पैसा लीजिए, मतलब खाना लीजिए। अर्ली इनिशिएटिव एम्ड एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट फूड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, मनरेगा 2005, तो ये सब अच्छी तरह सुना ही होगा आपने। इसमें क्या होता है, सरकार 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करती है रूरल एरियाज में, कि आपको 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशन वाइड हाउसिंग स्कीम एमिंग फॉर हाउसिंग फॉर ऑल बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल सेफ हाउसिंग स्पेशली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो वही सबको घर देने के लिए है। फिर ये जैम ट्रिनिटी जन धन आधार एंड मोबाइल, ये 2014 में मोदी सरकार जब पहली बार आई थी, उन्होंने शुरू किया था। इनोवेटिव फ्रेमवर्क और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जनधन में यही होता है कि अपना अकाउंट खुलवाए थे सरकार ने बहुत सारे। जनधन का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सरकार को अब ऐसी स्कीम नहीं लेके आएगी कि कोई योजना बना दी, अब क्या है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में सरकार पैसा डालेगी।
तो पैसा कैसे डालेगी आपके अकाउंट में? अकाउंट होना चाहिए उसके लिए, तो जनधन में बैंक अकाउंट खोलेगा। सारे जितने भी गांव के जितने भी मतलब मतलब सरकार का एम था हर आदमी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार से सब फिर लिंक हो आपका बैंक अकाउंट, और मोबाइल सबका मोबाइल नंबर हो और वो आधार से लिंक्ड हो, तो ये तीन एक जैम ट्रिनिटी बन गई। तो इससे क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करप्शन कम होने की उम्मीद थी। रिड्यूस लीकेजेस का मतलब वही करप्शन ही है। एंड एंश्योर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA एंड मिड डे मील स्कीम, दीज प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड पुअर प्रॉपर हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये सारे मतलब प्रोग्राम्स हैं। ये आपने क्या है ना, जैसे जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपने अच्छी तरह इनको पढ़ लिया होगा, तो वहीं से इनको और अच्छी तरह डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये तो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। अच्छी तरह ये सब पता होना चाहिए, तो जब क्वेश्चन आएगा मतलब सोशियोलॉजी का, तो आप ये सब चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। Despite success, many programs face challenges of corruption, लीकेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी एंड पुअर टारगेटिंग। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम भारत में हर जगह आती हैं। करप्शन होता है, लीकेजेस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी, वही रेड टेपिज्म वगैरह, लीडिंग टू बेनिफिट्स नॉट कंसिस्टेंटली रीचिंग द पोरेस्ट। ठीक है, तो बेनिफिट्स उतनी जल्द कंसिस्टेंटली पहुंच नहीं पाते। पोवर्टी, इनइक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या चीज़ होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिकल मेजर डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP टू असेस एंड कंपेयर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ कंट्रीज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो देखिए पोवर्टी लाइन में तो क्या हम देखते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है आपका कैलोरीज या खाना की आप उतना खा पा रहे हैं कि नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है, ब्रॉडर है। इसमें क्या ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, मेन बात ये देखी जाती है इसमें। HDI मेजर्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस इन इसके थ्री बेसिक डायमेंशंस हैं। क्या क्या हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आप जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे, एक्सेस टू नॉलेज है कि नहीं, आप मतलब नॉलेज से मतलब एजुकेशन, साथ ही साथ आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि नहीं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में आपका हेल्थ केयर भी आ जाता है, आपके सैनिटेशन भी आ जाता है, आपकी हाउसिंग कंडीशंस भी आ जाती हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ओवरऑल आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। एज ऑफ द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया रैंक्स 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो हालत काफ़ी ख़राब है भारत के, टॉप 100 में भी नहीं है हम। इंडियाज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0.676 इन 2022 टू 0.685 इन 2023, प्लेसिंग इट इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी एंड ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू थ्रेशोल्ड ऑफ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी हम मीडियम कैटेगरी में हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेंगे तो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है कि वो 0.7 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी हम 0.685 तक तो पहुँच गए हैं। इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI व्हेन एडजस्ट और इनइक्वलिटी मतलब वही, जैसे आपके हेल्थ केयर में इनइक्वलिटी हो गई, एजुकेशन में इनइक्वलिटी, लोगों को वही ना, गरीबों को उतना वो नहीं मिल पा रहा, अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है। इंडियाज़ HDI ड्रॉप सिग्निफिकेंटली टू अबाउट 0.454। मतलब कि अब ये तो क्या ओवरऑल वो है कि अमीर और गरीब मिला के, जैसे भारत के अमीर क्या अंबानी हो गया, मतलब अंबानी तो बहुत अमीर है, लेकिन मान जैसे अपर क्लास हो गई, फिर मिडिल क्लास हो गई, और फिर लोअर क्लास, ये सबको मिला के है। लेकिन अगर सिर्फ गरीबों को देखा जाए, गरीबों का HDI निकाला जाए भारत में, तो वो बहुत कम है, वो 0.454 ही है, इंडिकेटिंग 27% लॉस इन डेवलपमेंट पोटेंशियल ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इनकम। ठीक है, दिस हाईलाइट डिस्पेरिटीज विद इन कंट्रीज। ठीक है, तो वही सब बातें हैं कि डिस्पेरिटीज़ होती हैं, तो फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ख़राब हो जाता है वो सब। उसके बाद है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII। इन 2025 इंडिया रैंक अप्रॉक्सीमेटली 102 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन GI। ठीक है, तो हमारी इसमें भी रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज विद जेंडर पैरिटी स्कोर ऑफ अराउंड 64.1%। तो वही है जेंडर इक्वलिटी जो होती है, मेल एंड फीमेल ये बराबर हैं कि नहीं, तो वो नापता है ये आपका जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। तो हम टॉप 100 में भी नहीं आ रहे, तो मतलब बहुत अच्छे हालात नहीं है। मेल और फीमेल में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हैं। फीमेल बेसिकली फीमेल्स के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन और मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है भारत में आज भी। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन्स लो एट अबाउट 41.7%, विद मैनी वुमेन कंसिडर्ड इनफॉर्मल एंड अंडर वैल्यू रोल स्पेशली इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 41.7% है। ज़्यादातर फीमेल्स एग्रीकल्चर में या फिर अंडर वैल्यूड रोल, जैसे कि अपना भाई हाउस होल्ड वर्क हो गया जो कि अनपेड होता है, या फिर लो पेइंग जॉब्स हो गए,
उस तरह के कामों में ज़्यादातर रहती है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, आप जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह हैं आपके सारे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जॉइंटली पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई। इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 तो 11 पॉइंट, तो इसमें हमारे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वही है कि एक तो पॉवर्टी होती है खाली इकोनॉमिक बेसिस पे, भैया अगर पैसा नहीं है तो आप गरीब हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वही है, जैसे हमने पहले देखा कि सारी चीज़ों को देखती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ों पे क्या है, तो यही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जनरल डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्कल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो गरीबी का फेमिनाइजेशन मतलब कि ये है, तो पैट्रियार्की होने की वजह से क्या है, वुमेन्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन सब पे असर पड़ता है। मान लीजिए घर में पैसा कम है तो ज़्यादातर लोग क्या है, अपने सन्स को ही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डॉटर को नहीं करेंगे, तो एक गरीबी से ये आ गया। एम्प्लॉयमेंट और डिसीजन मेकिंग स्पेसेस में भी महिलाओं का उतना वो नहीं रहता। वेज इनइक्वलिटी, वुमेन अर्न सिग्निफिकेंटली लेस देन मैन फॉर कंपेरेबल वर्क, तो महिलाओं की जो वेजेस है वो भी पुरुषों से काफ़ी कम रहती हैं भारत में। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया अराउंड 25%, मच लोअर देन मैंस। लैक ऑफ एसेट ओनरशिप, वुमेन हैव लिमिटेड और नो ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा क्या पैट्रियार्कल समाज है, तो महिलाओं की ओनरशिप बहुत कम रहती है। इवन अगर महिला वर्किंग भी है तो भी ज़्यादातर हस्बैंड के नाम पे ही प्रॉपर्टी रहती है भारत में। तो कंक्लूजन के तौर पर क्या कह सकते हैं हम, पॉवर्टी इन इंडिया एक्सटेंड बियॉन्ड हंगर। हंगर हमने देखा था ना कि न्यूट्रिशन या कैलोरी के बेसिस पे जो पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती है, टू एनकम्पास सिस्टमेटिक डिप्रिवेशन रूटेड इन इक्वलिटीज ऑफ क्लास, कास्ट, रीजन एंड जेंडर, इन सब का भी एक तरह से आपको इनइक्वलिटीज देखने को मिल जाएंगी। डिस्पाइट रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशोज, परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज, स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी क्या हो गई, वही कास्ट सिस्टम हो गया या फिर आपका क्लास हो गई। क्लास कैसे, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, तो पैसे अमीर जो है उनको बेटर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो अमीर तो अमीर और होंगे, गरीब और गरीब होंगे। कंटिन्यू टू ऑब्स्ट्रक्ट इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Sociology views poverty as a social construct, emphasizing its embeddedness in societal power relations rather than merely economic deficiency. तो सोशियोलॉजी के हिसाब से पॉवर्टी कैसी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा बनाई हुई चीज़ है, नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। और सोशल कंस्ट्रक्ट जैसे हमने वही कार्ल मार्क्स कहते हैं, कैपिटलिज्म के जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ इसने और गरीबी को बढ़ाया है। Effective poverty elevation requires not just subsidies in employment generation but also restructuring power dynamics. पावर डायनेमिक्स चेंज करने पड़ेंगे, मतलब कि, लेकिन पावर डायनेमिक्स चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते थे कि कम्युनिज्म लेके आओ, क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होगा, कैपिटलिज्म यानी जैसे पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनके हाथ में तक पावर नहीं होगी। सोशल हायरार्कीज एंड जेंडर रिलेशंस, तो ये सब चेंज करेंगे। जेंडर रिलेशन, सोशल हायरार्की क्या होती है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, अब ये कास्ट बेसिस पे भी हो सकती है, क्लास बेसिस पे भी हो सकती है, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। अचीविंग रियल इक्वलिटी इन सोशल जर्नी एंटेल्स ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज, तो पूरा मतलब हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। छोटे मोटे जैसे ये ना कि सब्सिडी दे दी, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा दिया, इससे कुछ नहीं होगा। एड्रेसिंग रूट सोशल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो इसमें हमने अच्छी तरह देख लिया भारत में पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और एक चीज़ और थी, एंड इनइक्वलिटीज़, इन सब के क्या हालात हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ज़्यादातर तो हमें क्या मोटा मोटी बातें तो आपको पता पड़ी गई, ज़्यादातर क्या है जनरल स्टडीज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे ये इंडेक्स वगैरह, आंकड़े वगैरह, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे देख लिए। इसके अलावा जैसे अगर आप और जितनी भी चीज़ें जनरल स्टडीज़ में से पढ़ेंगे वो सब भी इसमें डाल सकते हैं। तो सोशियोलॉजी का इतना इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है रोल, जितना ये जनरल स्टडीज़ के आंकड़े वगैरह का है। यूनाइटेड नेशंस के क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, GII क्या है, ये सब क्या है ना, और भारत में लेटेस्ट आंकड़े क्या है, ठीक है। तो वो आपको कहीं से मिल जाए तो वो फिर आप आंसर में वो सब ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।